हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है आपको कि कितना अमाउंट बेंड हो रहा है लाइट का। जैसे कि मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो होता है हमारे पास 1, और ग्लास का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है 1.5। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। क्लियर? यहाँ से आप इस चीज़ को समझना। देखो, जैसे देखिए इसमें ये मैंने आपके पास एक डायग्राम बनाया, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही नॉर्मल, और ये क्या हो गया आपके पास, ये बेंडिंग हो गई। क्लियर? देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, डायमंड का 2.42 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो हम क्या लेके चलते हैं, डेंसर लेके चलते हैं। ठीक है? तो यानी कि ये रेयरर टू कैसे गई है, डेंसर गई है लाइट। क्लियर? तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई इस तरीके से। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अब अगर इसमें मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने कि एयर है ये और ये है ग्लास। क्लियर? अब देखो ज़रा, ये रहा आपके पास नॉर्मल, क्योंकि ये रही आपके पास इंसिडेंट रे। क्लियर? अब जो इसमें बेंडिंग होगी वो देखो कैसे होगी। इसमें मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये होगी बेंडिंग। अगर ये आपके पास ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो इतनी बेंडिंग हुई। देखो फ़ायदा क्या है इस चीज़ को समझने का। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि बेंडिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि देखो रेयरर सेम मीडियम है, एयर ही लिया हमने यहाँ भी, और यहाँ पर ये डेंसर मीडियम चेंज कर दिया, यहाँ ग्लास रखा और यहाँ पर क्या रखा, डायमंड। तो डायमंड में बेंडिंग ज़्यादा हो रही है और ग्लास में बेंडिंग कम हो रही है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। तो यहाँ बेंडिंग कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है इतनी चीज़ या नहीं? बताओ। जो जितना ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा लाइट क्या होगी, बेंड होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ रहे हो इतनी चीज़ें? ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए देखो, म्यू का जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये पूरा रफ में था ये वाला डायग्राम वगैरह। ठीक है, म्यू के लिए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट इन मीडियम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका, मीडियम का, जो भी मीडियम आपको गिवन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कितनी बात क्लियर है? और ये कैसे होते हैं आपके पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लिखते हैं C से और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम V से लिख देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दूँ आपको कि हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। किसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जैसे एयर का निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये एयर के लिए ही बात करेंगे हम। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है वो भी हम अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ के इक्वल लेके चलते हैं। वैसे तो डिफरेंस होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है वो डिफरेंस। तो हम कैलकुलेशन पर्पस से क्या लेके चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एक ही चीज़ लेके चलते हैं, यानी कि वैल्यू जो है वो सेम लेके चलते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, देखो 3 से 3 कट गया, 10⁸ से 10⁸ कट गया, तो कितना आया, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है, तो ये एयर का 1 ही लिखा हुआ था हमने। क्या इतनी बात क्लियर है नहीं है? जैसे एक ग्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ 3 × 10⁸, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो याद रखना 2 × 10⁸ होती है। तो ये कट गया, 3/2 आया। 3/2 को देख लो आप कितना बनेगा, ये आपके पास 2 × 1 = 2 and 2 × 5 = 10। ठीक है, 1.5 ही बन रहा है, और देखो लो ग्लास का हमने 1.5 ही लिया था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हमें मीडियम में पता है कि क्या है तो हम बड़े आसानी से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, और इनको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये सब जो होते हैं आपके पास एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे ये नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन हम कहते हैं ना कि लाइट कहीं से कहीं तो गई होगी, बोलते हैं ना हम। जैसे स्नेल्स लॉ में कहते हैं कि 1 से गई मीडियम से 2 मीडियम में गई। ठीक है, जैसे हम लिखते थे स्नेल्स लॉ में, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम कहते थे ना 1 से लाइट गई 2 में, तो हम ऐसे लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है ना, तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाते थे, एयर हो जाते थे। समझ रहे हो? तो ये वो सिंगल वाले हमने यहाँ पर निकाले हैं। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा, आई समझ में बात? जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो ये आ जाएगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये सब किसके रिस्पेक्ट में होंगे, एयर के रिस्पेक्ट में होंगे, जो ये सिंगल सिंगल वाले लिखे हैं हमने। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आ रहा है समझ में? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो हमें पता चल गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये कौन से हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है। जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही वाला होगा, जैसे डायमंड का रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है हमने, ठीक है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में लिख दिया, लेकिन स्पीड की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखा हुआ हमने व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको स्नेल्स लॉ में भी बताया था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। अब जैसे ये सिंगल सिंगल वाले थे, ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर μ2 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम कौन सा है 2, तो स्पीड ऑफ लाइट जैसे ये v लिखा हुआ है हमने मीडियम में, तो यहाँ पर मीडियम 2 है तो v2 लिख देंगे, अपॉन में μ1 के लिए भी सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर c अपॉन में, और ये आ जाएगा आपके पास v1। क्या बात समझ में आई? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे c/v2 इंटू में, ये जब हम इधर लेके जाएंगे तो v1 ऊपर चला जाएगा और c नीचे, तो c से c कैंसिल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेम ही रहती है आपके पास। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, v1/v2 बन गया। अगर इस तरीके से आ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने, ठीक है, तो 1 μ2 अगर ये हमारे पास इस तरीके से गिवन है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता था 2 का ऊपर आएगा और 1 का नीचे आएगा, ये मैंने आपको बताया था उसमें हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ में, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपको वेलोसिटीज़ में भी क्लियर हो रही है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर आएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे आएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 का ऊपर आ रहा था, 1 का नीचे आ रहा था, और स्पीड में ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, 1 की ऊपर आएगी और 2 की नीचे आएगी स्पीड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 μ2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जांपल ऊपर वाले से लो अगर थोड़ा सा, तो ये भी यही चीज़ थी एक्चुअल में। तो मैंने कहा ये विद रिस्पेक्ट टू एयर रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर रहेगा तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने कहा ये आपको यहाँ पर, ये देखो जैसे a μg लिखा मैंने, तो μg/μa, ठीक है ना, ये चीज़ तो यहाँ से लिख दी मैंने। अगर मैं कहूँ μg सिंपल वैल्यू निकालनी है हमें इसके लिए, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर अंडरस्टूड है। तो हमने बोला यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का मतलब क्या है, यहाँ vg आ जाएगा, और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन हम वैक्यूम बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर सेम ही होती है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ रहे हो इतनी बात? तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये बताओ जल्दी से, va। वैक्यूम में और एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो सेम होती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये भी एक तरह से क्या था, एयर के रिस्पेक्ट में था, a μg। तो देखो एयर से जा रही है ग्लास में लाइट, तो va अपॉन में vg, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं तो g वाला ऊपर है और a वाला नीचे। तो बात समझ में आ रही होगी आपके पास। बस जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं, कि हमेशा लाइट एयर से उस मीडियम में आ रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको c/v से लिख देते हैं, लेकिन मैंने आपको वैसे आपको बताया इस तरीके से भी कि कईयों को लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर तो ये भी हैं, तो फिर आप उस तरीके से यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो। समझ रहे हो बात? तो मेन फॉर्मूला ये पता चल गया आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकाल रहे हैं 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे यहाँ पर मीडियम 1 क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या था, ग्लास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या वो हो गया हमारा मीडियम 1, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, और ये क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वही हो गया, एयर क्या है मीडियम 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने कैसे इस चीज़ को भी रिलेट कर दिया इसके साथ? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने v लिखा तो मैं इसको v2 लिख सकता था, और c को क्या लिख सकता था मैं यहाँ पर, बताओ, मीडियम 1 के लिए लिख सकता था v1, क्योंकि c क्या है, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो वैक्यूम से आ रही है, या हम बोल रहे हैं कि एयर से आ रही है। तो एयर के रिस्पेक्ट में ही सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं इस वाले में, जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है या नहीं बताओ, समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, अब थोड़ी सी और बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम वेवलेंथ की। तो देखो नॉर्मल सी बात करते हैं, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, यही होता है फॉर्मूला।
डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे हैं तो लाइट रे आ रही है, उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई, एक तरह से डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में वेवलेंथ लैम्डा आ गया, स्पीड उसकी v मान लो, और टाइम हो गया t। आपको ये बात पता है v और t का फॉर्मूला होता है 1/f, तो यहाँ f आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से v का फॉर्मूला निकाल दो तो v इधर रह गया, ये आ गया लैम्डा f। अगर हम v1 की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा 1, और f फ्रिक्वेंसी चेंज कभी नहीं होती, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। अगर किसी मीडियम 1 से 2 में जा रही है लाइट तो फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पर v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा 2 इंटू में f। तो देखो अगर यहाँ से आप देख रहे हो v1/v2 है, ठीक है, v1 की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा 1f, और ये आ गई लैम्डा 2f। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो f से तो f कट गया क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 1/λ2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जल्दी से, समझ में आ रही है कहानी? तो वेवलेंथ से रिलेटेड भी अगर न्यूमेरिकल में कुछ आ जाए तो आपको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो अगर वेवलेंथ गिवन है। तो जैसे v1 v2 है, ऐसे ही लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया ये हमारे पास। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? बताओ। अब बात कर लेते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो देखो जरा क्या है हमारे पास। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन लेसर विल बी द स्पीड। वो देखो यहीं से पता चल रहा है हमें, देखो कैसे। अगर आप यहाँ से ये देख रहे हो, ये क्या था हमारे पास, ये चीज़ नोट कर लेना यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला सब रफ में है इधर, ठीक। जैसे μ2/μ1 इक्वल टू आया किसके, हमारे पास v1/v2 के। तो यहाँ से देखो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, μ2 जो है वो डिपेंड हो रहा है 1/v2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 रेसिप्रोकल है किसके, वेलोसिटी ऑफ 2 के। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मतलब रेसिप्रोकल है तो ये चीज़ आपको पता है। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पर कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो लेसर विल बी द स्पीड, यही बात बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड ग्रेटर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट, और ग्रेटर होगी बेंडिंग ऑफ लाइट। ये मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो बेंडिंग क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात? सेकंड देखो क्या कहता है, अ मीडियम विद हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी डेंसर। देखो जो हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, वो हम डेंसर बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू मीडियम विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर है, एयर में क्या था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, और डायमंड में क्या था 2.42 था। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डेंसर कंसीडर करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा डेंसर। क्लियर है? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा हमारे पास वो इन्वर्सली है किसके, बेंडिंग ऑफ लाइट के। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब क्या है इसका, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हमारे पास ज़्यादा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगी, या हम कहें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर कम बन रहा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा। समझ रहे हो? क्लियर है इतनी बात? इस चीज़ को समझो, देखो कैसे। जैसे मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे आई, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि जैसे एक ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और एक रे ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। मैं इसी में दो चीज़ों को आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। इसमें देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है, कम है, तो बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, और रिफ्रैक्शन वाला एंगल ज़्यादा है तो बेंडिंग कम है। देख लो, दोनों में कंपैरिजन कर लो। इसका रिफ्रैक्शन एंगल ज़्यादा है तो बेंडिंग कम है, इसका रिफ्रैक्शन एंगल कम है तो बेंडिंग देख लो ज़्यादा हो रही है। बेंडिंग कैसे देखते हैं, ये हमारी अगर ये स्ट्रेट जा रही है इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो बेंडिंग कम होगी, और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गए होंगे ये पॉइंट सभी को आपको, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? तब तक के लिए नोट करो और अच्छे से समझो इन चीज़ों को। क्लियर? देखो ये चीज़ें अगर आपने समझ ली ना तो न्यूमेरिकल्स बड़े आसान लगेंगे आपको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।